हेलो फ्रेंड्स, कल अपन ने 2.1 से लेकर 2.6 तक खत्म किया था। आज अपन ट्राई करेंगे 2.7 से पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है कि एक साथ में खत्म करने का। परफेक्ट, तो लेट्स स्टार्ट। अब आज का जो अभी ये 10 मिनट या 5 मिनट का है लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वेटेज देखो, 4 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, फिर 4 मार्क, 10 मार्क, मतलब ये आया ही ऑन एन एवरेज बेसिस। तो याद रखना, समझने की ट्राई करते हैं अपन। सबसे पहले क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जब भी दिमाग में आया ना, आपको एक चीज याद रखना है। अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट हैज फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखोगे आप उधर? कीवर्ड्स। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट हैज फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट हैज फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आया था 4 मार्क के लिए, या तो सेक्शन 69 से लेकर 72 आया था 10 मार्क के लिए, तो ध्यान देना। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है समझो। फॉर एग्जांपल, एक लुनाटिक है। पिछली बार आपको पार्ट ए में बताया था लुनाटिक मतलब क्या होता है, पागल या इंटॉक्सिकेटेड, जो केपेबल नहीं है डिसीजन लेने का, राइट। तो एक लुनाटिक है। अभी समझो, आई एम अ मैं उसका गार्डियन हूँ। गार्डियन जरूरी नहीं है बट मैं एक बंदा हूँ ए, एंड बी लुनाटिक है। अगर मैं उसको नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब क्या? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब के लिए कुछ भी दे रहा हूँ, यानी पैसा दे रहा हूँ या तो फिर मैं सामान ला के दे रहा हूँ। इफ आई एम रिलेटेड टू दैट लुनाटिक, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ भाई मुझे उसको देना पड़ेगा। तो दिस इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे को रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा है उससे, समझ में आया ना? मेरा और उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं लाइफ टाइम तक उसको बैठ के खिलाने वाला हूँ, बस स्टिल वो लुनाटिक है, मैं उसका रिश्तेदार या मैं रिलेशन में आता हूँ, तो मेरे को उसको देना पड़ेगा। तो उसको क्या बोला जाता है? सेक्शन 68 क्लेम फॉर नेसेसरीज। इसमें आप लुनाटिक का एग्जाम्पल डाल सकते हो। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 69 रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए को बी को कुछ देना था, रुपया देना था, बट उसके पास वो रुपया नहीं था। तो सी बहुत अच्छा फ्रेंड था ए का, तो सी ए ने क्या बोला सी को कि तू दे दे भाई। दो बंदे थे ए और बी, राइट। ए को पैसा किसको देना था? बी को देना था, बट ए नहीं दे पाया क्योंकि उसके पास नहीं था। तो ए क्या बोलता है? सी उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी को बोलता है भाई तू अभी दे देना, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, राइट। तो अब जब बाद में देने वाला थिंग है तो उसको वो रीइंबर्स करना पड़ेगा। या तो इसमें एक और एग्जांपल याद रख लो, चलो। व्हाट इफ अगर मैं क्लासेस ले रहा हूँ और यहाँ पे 100 रुपया या 500 रुपया गिर गया, राइट। या तो फिर अगर मैं मेरा कोई चीज तुम्हारे पे छोड़ के गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा चावल का दुकान है, अगर मैं चावल तुम्हारे पे छोड़ के गया, 10 किलो चावल तुम्हारे घर पे था और तुमने वो यूज कर लिया, तो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू पे मी। अगर तुम ये थर्ड वाला एग्जाम्पल लिखना वहां पे, चावल वाला, राइस वाला, क्या कि अगर मैं कुछ तुम्हारे घर पे छोड़ के जा रहा हूँ एंड अगर वो तुमने मेरे को बिना पूछे यूज कर लिया है, तो अब उसकी भरपाई तुमको मुझे करनी पड़ेगी। तो उसको क्या बोला जाता है? रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट। फिर सेक्शन 70 आता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। नॉन ग्रेचुइटस मतलब क्या होता है? अभी देखो, अगर मैं तुम्हारे भलाई के लिए कुछ कर रहा हूँ एंड विथ एन इंटेंशन कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो मेरे को पैसा मिल जाएगा, सी आई एम नॉट योर एम्प्लॉय, बट तुमने मेरे को क्या बोला कि सर एक जगह चले जा, मैं तेरे को इतना रुपया दे दूंगा, राइट। तुमने मेरे को बताया नहीं कितना रुपया है, कुछ नहीं बताया तुमने मेरे को। अब मैं बहुत अच्छे से वो जगह पे चला गया, तुम्हारा डिलीवरी कर दिया, एवरीथिंग इज डन। तो नाउ इन दिस केस आई वांट समथिंग फ्रॉम यू। समझ में आया ये वाला चीज? तो उसको क्या बोला जाता है? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटियस, मतलब क्या? विथ मनी या तो इन काइंड, यानी पर मेरे को कुछ ना कुछ पैसा चाहिए आपसे। फिर उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। जैसे मेरे क्लासेस में अगर अभी सड़क में मैं जा रहा हूँ और किसी का मोबाइल गुम गया, राइट, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैंने वो मोबाइल उठाया कि मैं उसको वापस दूंगा। समझ में आया ये? तो इसको क्या बोला जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71। एंड लास्ट सेक्शन 72, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड बाय मिस्टेक। अभी देखो, मेरे को 10,000 रुपया जोहांग को ट्रांसफर करना था, एक एग्जाम्पल, राइट, बट वही चीज जोहांग के बदले मैंने किसी और को कर दिया, तो जिसको किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रुपया वो मेरे को देगा। ये मेरे से एक मिस्टेक हो गया था, तो अब वो रिटर्न मेरे को देगा, पूरा 10,000 देगा, ऐसा नहीं 500-600 रुपया काट के देगा। समझा इतना? ये चीज याद रखना है, 10 मार्क के लिए भी आया है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट हैज ऑल एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक याद रखना है। सबसे पहले क्या बोला है? क्लेम फॉर नेसेसरीज। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, लायबल ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड बाय मिस्टेक या तो फिर कोएशन। समझा? ये भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है।
अब उसके बाद आता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर से 5 मार्क के लिए आया, इंपॉर्टेंट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? पहले तो इसका सेक्शन 31 है, याद रखना सेक्शन लिखना जरूरी है। सेक्शन 31, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अब एक एग्जांपल दे दो, समझ, फॉर एग्जांपल एक बंदा है ए नाम का, अब मैं उसको क्या बोलता हूं कि भाई तू सीएमए बनेगा तो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, सीएमए नहीं बनेगा तो मैं इतना पैसा नहीं दूंगा, या तू मेरे को पैसा देगा। समझ में आया? फिर से एक बंदा है ए नाम का, मैं उसको क्या बोलता हूँ, अगर तू सीएमए बनेगा तो मैं 10,000 रुपया दूंगा, अगर सीएमए नहीं बना तो मैं तेरे को कुछ भी रुपया नहीं दूंगा। बेटिंग नहीं है, बेटिंग में कैसा है, सीएमए बना तो मैं दूंगा, नहीं बना तो तू देगा, ये ऐसा नहीं है। मैं ही उसको बोल रहा हूँ कि बना तो 10,000 ले लो, नहीं बना तो मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा। तो इसको क्या बोला जाता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, 10,000 दूंगा या तो फिर नहीं दूंगा। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ही बिकमिंग अ सीएमए इज एन इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस और डज नॉट हैपन। समझा इतना परफेक्टली? अब उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है। सबसे पहले अनसर्टेनिटी होना चाहिए। मेरे वाले एग्जांपल पे वो बंदा सीएमए बन भी सकता है, वो बंदा सीएमए नहीं भी बन सकता है, तो ये क्या हो गया? अनसर्टेनिटी हो गया। सेकेंड, कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? ऐसी कोई सिचुएशन होनी चाहिए जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। थर्ड, इंपॉर्टेंट, अग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें मैं सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा हूं तो उसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। एंड लास्ट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी ए ने प्रॉमिस किया बी को कुछ करने के लिए एंड बी ने प्रॉमिस किया कुछ पैसा देने के लिए। अभी मेरे वाले एग्जांपल ले लो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हो, राइट? मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा प्रॉमिस है, आप फीस दे रहे हो, ये आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। समझ में आया इतना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर पहले आप पढ़ाओ फिर मैं फीस दूंगा, नहीं। समझा? जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट किया आपको मुझे फीस देना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस आर नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझा इतना परफेक्टली? फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा? अनसर्टेनिटी, कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्यूचर इवेंट से बेस्ड होना चाहिए, अग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आर नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। परफेक्टली इतना समझा? अभी तक क्या किया? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किया जो इंपॉर्टेंट था, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट उसके फीचर्स है, यानी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट हैव फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वही चीज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कोई चीज जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, उसको कंटिंजेंट बोला जाता है। बट इसमें मेन पॉइंट क्या है, आपको ये लिखना पड़ेगा, कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, बस ये इतना याद रखना, कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट जो 10 मार्क के लिए आया और एक बार 4 मार्क के लिए है, जिसको बोलते हैं मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है। इसमें याद रखना, इसमें कंसेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या बोला? मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट 10 मार्क के लिए भी आया तो 4 मार्क के लिए भी आए। अब सबसे पहले 1 2 3 4 5 देयर आर 5 वेज अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। ग्राफिकली याद रखो बट लिखना ग्राफिकली नहीं, लिखना आपको पैराग्राफ फॉर्मेट पे। सबसे पहला क्या बोलते हैं? मोड ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस मतलब क्या? तुमने मेरे को सीएमए पढ़ाने का पैसा दिया, मैंने मेरा कोर्स खत्म कर दिया, उसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। समझ में आया ये वाला चीज? उसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस, है या ना? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये गाइस इधर नहीं है, ये वाला जो पार्ट है वो इसका है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या बोला जाता है? अटेम्प्टेड। एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब दोनों पार्टी ने अपना प्रोमिसेस पूरा कर दिया, तो उसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैंने सीएमए पढ़ा दिया, तुमने पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में एक लाइन याद रखना, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नोन एज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोला? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नोन एज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। सिंपल वे में बताता हूं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। अगर मैंने परफॉर्म कर, अभी जैसे तुमने मेरे को सीएमए के लिए पैसा दे दिया, तुमने मेरे को लाख रुपया दिया सीएमए के लिए, मैंने पढ़ा दिया बट मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, मैंने अटेम्प्ट किया पढ़ाने का, मैं ट्राई भी किया, सब किया, बट पढ़ा नहीं पाया, फिर भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। समझ में आया ये वाला चीज? तो फिर से क्या बोला है? परफॉर्मेंस दो पार्ट के होते हैं, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में आपको क्या याद रखना है? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नोन एज टेंडर ऑफ
परफॉर्मेंस। बाय लैप्स ऑफ टाइम, राइट, समय खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जो टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वो टाइम खत्म हो गया, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर इसको पहले नहीं करते, इसको करते, क्योंकि इसमें ना इन डिटेल भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपने मुझे क्या चीज के लिए पैसा दिया था पढ़ाने के लिए, सीएमए। कल उठ के, ऐसा होगा नहीं, कल उठ के अगर बोल दिया कि सीएमए डिग्री इनवैलिड हो गई, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि आज से सीएमए का डिग्री इनवैलिड हो गया, क्या पढ़ा होगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। या तो कल उठ के आप और मैं मर गए, क्या होगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। समझ में आया? अब क्या ऊपर आके पढ़ा, ऊपर आके बोलोगे कि सर पढ़ाओ अभी चलो, ऐसा तो होगा नहीं ना, समझा। एंड लास्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस। ब्रीच का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मेंस। ये एक और बच गया, ब्रीच का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मेंस। अच्छा, तो इसमें 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है। पहला वाला बता दिया बाय परफॉर्मेंस, उसमें 2 होता है, एक्चुअल, अटेम्प्टेड। लैप्स ऑफ टाइम, समय समाप्त। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों मर गए, या तो जो ऑब्जेक्ट था वही खत्म हो गया अपना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों में से एक ने परफॉर्म नहीं किया। अब ये 2 इंपॉर्टेंट है, इन डिटेल भी आ सकते हैं, तो मैं बता दो। पहले बता दो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कानूनी तौर पे बंद हो सकते हैं। कैसे, डेथ, जो मैंने आपको बताया, दोनों में से एक जन मर गए तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इंसॉल्वेंसी, एक कंगाल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। फिर है अनऑथोराइज मटेरियल ऑल्टरेशन, मतलब तुमने मुझे बोला था कि सर सीएमए फाउंडेशन पढ़ाओ, आप कितना पैसा लोगे, मैंने आपको बता दिया, हाँ या ना। अब आगे जाके आप विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, आप सीए में नहीं अभी सीए कर रहे हो, तो अपना कॉन्ट्रैक्ट उधर ही समाप्त हो जाएगा। मतलब अगर टर्म्स एंड कंडीशन में आपने विदाउट इन्फॉर्मिंग मी कुछ भी अगर लोचा किया, इधर उधर किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एंड लास्ट में मर्जर, समझ में आया ये वाला चीज, 2 चीज जब एक होती है, मर्जर, समझा। मर्जर तो सिंपल था। अब इसमें एक और चीज बात की है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, बाय अग्रीमेंट। 5 चीजें याद रखना है, सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर। फिर से, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर। नोवेशन मतलब क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लाओ, उसको नोवेशन बोला जाता है। सब्स्टिट्यूटिंग ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्या बोला जाता है, नोवेशन। ऑल्टरेशन मतलब क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ऑल्टर करना, उसको बोला जाता है ऑल्टरेशन। फिर से, नोवेशन मतलब क्या, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उसको बोला जाता है नोवेशन। ऑल्टरेशन मतलब क्या, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन अमेंड कर दो, उसको बोला जाता है ऑल्टरेशन। रिसेशन मतलब कैंसलेशन, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दो, नया लाना नहीं है, बट पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, उसको क्या बोला जाता है, रिसेशन। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखना। रेमिशन मतलब क्या होता है, समझो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मेरे को बोला था सर सीए में इंटर फाइनल सब आप ही पढ़ाने वाले हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट यानी 2 या 3 साल के लिए था, हाँ या ना। बाद में आपने क्या किया मालूम है, सर सीए में इंटर पढ़ाओ, फाइनल में कहीं और देख लूंगा। समझ में आया? यानी तुमने क्या किया, अपने टर्म्स, अपने जो राइट्स थे उसको रिड्यूस कर दिया, तो उसको बोला जाता है रेमिशन। समझ में आया? यानी पहले मेरे को तुमको सीए में फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सब पढ़ाना था, बट अभी तुम क्या बोल रहे हो, सर सीए में फाइनल में खुद कर रहा हूं या कहीं और से कर रहा हूं, तो तुमने क्या किया, अपनी जो राइट्स है वो कम करवा ली, तो उसको क्या बोलते हैं, रेमिशन। ऑल्टरेशन नहीं हुआ, तुमने वो पार्टी हटा दिया वहां से, समझा इतना परफेक्टली। एंड लास्ट में वेवर। वेवर, वेवर का मतलब क्या होता है, गिविंग अप सर्टन राइट्स। जैसे एक एग्जांपल ले लो जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, ए ने बी की पेंटिंग बनाने का प्रॉमिस किया था, बट बाद में क्या हुआ, बी ने बोल दिया चल छोड़ मत बना पेंटिंग, राइट। तो अभी ए इज नॉट बाउंड टू पेंट द पेंटिंग ऑफ बी, तो इसको क्या बोला जाता है, वेवर बोला जाता है। परफेक्टली समझा। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब असाइनमेंट मतलब क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब किसी पे ट्रांसफर करना। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ए बी सी है, अपन बी है, इसमें अपन कौन है, बी। अब मुझे ए से लेना है और सी को देना है, मतलब ए से मुझे कुछ पैसा लेना है एंड मैं वही पैसा उठा के किसको देने वाला हूँ, सी को देने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली ए को बोलूंगा कि भाई तू मुझे मत दे, डायरेक्टली सी को दे दे, उसको क्या बोला जाता है, असाइनमेंट। समझा इतना परफेक्टली। तो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बट इसमें भी याद रखना ये 3 कंडीशन उसमें फुलफिल होनी चाहिए। क्या, पहले अनकंडीशनल होना चाहिए, समझा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ ए या सी को कंडीशन बोलूं। सेकेंड, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए। एंड थर्ड, ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग। अब ये ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग क्या होता है, अभी समझना। फॉर एग्जांपल, मैं गोवा गया, राइट, मेरा अमेजोन से कुछ डिलीवरी आने वाला था। अब मैंने क्या किया, अमेजोन वाले को बोल दिया कि भाई मेरे नेबर पे दे दे,
मैं तेरे को ओटीपी दे देता हूँ, वो चलेगा। मतलब क्या, ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग। नॉर्मली अपन नेबर्स लोग को रख देते हैं ना, तो विदाउट इन्फॉर्मिंग अस वो अपने नेबर को नहीं रख सकते। कंडीशन अपन को बताएगा, अपन को पूछेगा, और अगर अपन ने हाँ बोला तो ही वो नेबर को अपना माल दे सकता है। समझ में आया? तो असाइनमेंट के लिए 3 चीज चाहिए, अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग। परफेक्टली समझा इतना? अब उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन मतलब वो फैक्ट्स जो आप कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन कर रहे हो, आप सामने वाले को बता रहे हो कि ये देख, ये सबूत है, ये सही है। समझा? रिप्रेजेंटेशन आर दो स्टेटमेंट दैट आर मेड ऑन ट्रू फैक्ट ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप क्या देखोगे, जब भी रिप्रेजेंटेशन वाला है, कीवर्ड क्या होगा? सबसे पहले तो स्टेटमेंट होगा, दूसरा क्या होगा आपका? ट्रू फैक्ट ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन कब चाहिए होता है अपन को? जब अपन मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। पहले अपन ने देखा था मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो इंटेंशनली हो सकता है, जिसको फ्रॉड बोलते हैं, या तो अनइंटेंशनली हो सकता है। समझा? मिस रिप्रेजेंटेशन जब भी कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा। समझा? और वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, साइलेंस एंड फ्रॉड। मतलब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंस से हुआ है, यानी जब बोलना जरूरी था फिर भी आपने बोला नहीं, राइट, या तो अभी कुछ फ्रॉड हुआ आपके साथ, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता है, वो हमेशा क्या रहेगा? वॉइड ही रहेगा, कभी भी वैलिड नहीं रहेगा। समझ में आया? तो रिप्रेजेंटेशन वो सच्चाई है जो आप बता रहे हो एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये नॉर्मली मिस रिप्रेजेंटेशन के उसमें होता है, जब अग्रीड पार्टी को पता चलता है, हाँ या ना। अब इसमें भी एक्सेप्शन, साइलेंस एंड फ्रॉड याद रखना। अब उसके बाद आता है वारंटी। वारंटी का मतलब क्या होता है? वारंटी आर द प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब क्या? अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो अपन भरपाई करके देंगे, उसको इंडेमनिटी बोला जाता है। नॉर्मली ये इंश्योरेंस बिजनेस पे होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, अगर किसी का लाइफ गया तो अपन भरपाई करके देते हैं। या तो फिर नॉर्मली ये फायर इंश्योरेंस पे होता है, किसी की दुकान पे आग लग गई तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा? उसको इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई मतलब क्या? उसको पैसा देगा फॉर द लॉस जो हुआ है। समझा ये वाला चीज? तो एक वारंटी होता है। वारंटी मतलब क्या? जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बता रही है कि हाँ भाई अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो हम तुमको पैसा देंगे। परफेक्टली समझा? इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब एक चीज याद रखना, जब एज पर सेक्शन 125 अगर मुझे लॉस हुआ है, राइट, अगर मेरा दुकान जल गया तो मैं 3 चीज रिकवर करूंगा, डैमेजेस, जो भी मेरा कॉस्ट हुआ है, एंड ऑल सम पेड बाय हिम। मतलब अगर मैंने आग बुझाने के लिए कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस किया तो वो भी मैं इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता हूँ, अगर मेरा टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें तो। समझा? फुलफिल्ड है तो 125 याद रखना। सेक्शन 125 में 3 चीज आप ले सकते हो, फिर से बता रहा हूँ, डैमेजेस, कॉस्ट, ऑल सम पेड बाय हिम। सेक्शन 32 क्या बोलता है? अभी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेक्शन 32 बोलता है कि जब अपन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अभी बताया कंटिंजेंट मतलब क्या, बंदा सीएमए बनेगा या नहीं बनेगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जो इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, चांद धरती पे एक बार आएगा या नहीं आएगा, राइट। अपन उसमें यानी बोलते, मैं बोलता हूँ चांद धरती पे आया तो 10,000 दूंगा, नहीं आया तो 5,000 दूंगा, समझना, फॉर एग्जाम्पल दोनों में पैसा मिलेगा। या ये बोल देता हूँ चांद धरती में आया तो 10,000 दूंगा, नहीं आया तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। ये बैटिंग नहीं है, क्योंकि मैं खुद से कर रहा हूँ। बैटिंग क्या होता है कि अगर तू जीता तो तू देगा, सॉरी तू जीता तो मैं तुझे दूंगा, तू हारा तो तू मुझे देगा, हाँ या ना। बैटिंग मतलब 2 जन इन्वॉल्व होते हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। कंटिंजेंट में मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई चांद नीचे आया तो 10,000 रुपया मैं दे दूंगा तेरे को, नहीं आया तो कुछ भी नहीं दूंगा मैं तेरे को। समझ में आया डिफरेंस बैटिंग और वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट एग्रीमेंट पे? समझा? तो अभी अपन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब क्या? चांद नीचे आया तो मैं आप लोग को 10,000 दूंगा, चांद नीचे नहीं आया तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। तुमको लगता है चांद धरती पे आएगा? अब मेरे को तो नहीं लगता है, तो वो इम्पॉसिबल हो गया ना, तो सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। समझ में आया? फिर से सेक्शन 32 स्टेट्स दैट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अनलेस द इवेंट हैज हैपेंड। मतलब इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल इट बिकम्स वॉइड। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली वॉइड रहता है, यानी वो वैलिड नहीं है। बट वही चीज अभी जैसे मेरे पहले वाला सीएमए वाला इम्पॉसिबल नहीं है। 2 चीज को मर्ज नहीं करना। चांद वाला इम्पॉसिबल है, सीएमए वाला इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने एक सीएमए वाला एग्जांपल लिया, राइट, तो जब तक वो बंदा सीएमए नहीं बनता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। बट जैसे ही बंदा सीएमए बन गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि वो इम्पॉसिबल नहीं है। वही चीज चांद वाला, फ्रॉम डे 1 इट इज इम्पॉसिबल, मतलब वो वॉइड हो गया। समझ में आया ये वाला चीज? परफेक्ट।
अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फेस मेजर क्लॉज। क्या बोला? फेस मेजर क्लॉज। अब ये क्या होता है सुनो, अवॉइडिंग एन ऑब्लिगेशन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस नॉट इन द कंट्रोल ऑफ बोथ द पार्टीज। मतलब मेरे को प्रॉमिस फुलफिल करना है, सामने वाले को भी अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वी आर अनएबल टू फुलफिल द प्रॉमिस, एंड इसमें दोनों की गलती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में, अब कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, अपन घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, तो अपन प्रॉमिस कैसे फुलफिल करेंगे? तो इन दैट केस क्या हो जाता है, ये फेस मेजर क्लॉज, मतलब वो सस्पेंड हो जाता है या तो फिर कैंसिल हो सकता है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया ये वाला चीज? अब उसके बाद आता है टेंडर प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो अभी तक है ना इसके बारे में आया नहीं है, तो मेरे हिसाब से ना ये है ना हॉट टॉपिक है, मतलब इसके बारे में उन लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि अभी तक आया नहीं है। टेंडर प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है सुनना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को एक ब्रिज बनाना है बहुत बड़ा, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने पर्सनली नहीं बोलती है किसी को कि भाई तू बना ले, तू बना ले, नहीं। गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में पहले एक ऐड देती है एंड बोलती है कि हमको ये ब्रिज बनाना है, यहाँ से यहाँ तक का, जो जो बनाने के लिए रेडी है टेंडर दो। टेंडर का मतलब क्या है, प्राइस का कोटेशन दो, समझा? तो अभी 10 जन रेडी है समझ, तो उन लोग 10 के 10 क्या करेंगे, अपनी कंपनी का डिटेल, कितने प्राइस में आप बनाने वाले हो, कब तक बनाने वाले हो, पूरा इन डिटेल आप गवर्नमेंट को सबमिट करोगे, तो उसको क्या बोला जाता है, टेंडर। फिर गवर्नमेंट पूरा देखेगी, चेक करेगी एंड उसको जो लगेगा रीजनेबल प्राइस है और बेस्ट प्राइस है, वो लोग को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। समझ में आया टेंडर ऑफर का मतलब? तो अ टेंडर डॉक्यूमेंट, अभी सुनो, टेंडर ऑफर में टेंडर डॉक्यूमेंट होता है। टेंडर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, अ टेंडर डॉक्यूमेंट में ऑल्सो भी कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर टेंडर, मतलब RFT। तीन चीज उसमें कंटेन होता है। इट कंटेन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, टाइम लिमिट, कंडीशंस। अब नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, न्यूज़पेपर में ऐड देगी या कोई भी वे से आपको बताएगी कि हाँ भाई हम लोग ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या हम लोग को ये करना है, प्लीज आप आके टेंडर दो, राइट? तो वो जो न्यूज़पेपर में ऐड देना या लोगों को बताना कि हम कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, रिक्वेस्ट फॉर टेंडर। तो वो तीन चीज बताएगी गवर्नमेंट अपन को। सबसे पहले क्या, नाम से पता चलता है ना, रिक्वेस्ट फॉर टेंडर, यानी अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ भाई टेंडर भरो हम लोग का। तीन चीज होता है, स्पेसिफिकेशन मतलब उसको क्या क्या वर्क करवाना है, टाइम लिमिट कितने टाइम पे करवाना है, एंड कंडीशंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, समझा? फिर उसके बाद द प्रोसीजर इन मेकिंग अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यानी ये गवर्नमेंट जॉब है ना, एक तरह से पब्लिक के लिए है ना, तो अपन अगर टेंडर किसी को भी देंगे तो क्या क्या दिमाग में रखेंगे इन शॉर्ट। फिर से, द प्रोसीजर इन मेकिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट मस्ट फुलफिल, मतलब किसी को भी अगर अपन टेंडर देते हैं तो क्या क्या चीज दिमाग में रखेंगे वो बताया गया है। 7 चीजें याद रखना है। सबसे पहले, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी मेजरेबल एंड इंडिकेट अ ट्रेडमार्क। एंड नहीं है, ये नॉट है, याद रखना। मतलब क्या, सब्जेक्ट मैटर जो भी हो मेजरेबल हो सकता है, मतलब कितना काम तुमने किया, कितना काम नहीं किया, फर्स्टली, एंड ये ट्रेडमार्क इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सेकेंड, स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कि गवर्नमेंट को कैसा क्वालिटी चाहिए। थर्ड, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, अगर कुछ चाहिए उन लोग को तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा, समझा? ये कौन मेंशन करेगा, बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट मेंशन करेगा, गवर्नमेंट बताएगा कि भाई हमको ये चाहिए। पहला, मेजरेबल होना चाहिए। दूसरा, स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कि हमको ये क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। तीसरा, अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए तो वो भी मेंशन होना चाहिए। चौथा, एक्सेस क्वांटिटी अवॉइड करो कि परचेस करें अपन। पांचवा, इट शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब लोगों को पता चले कि ऑन व्हाट बेसिस अपन ने वो चूज किया है टेंडर। 6, ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में सोचना। 6, इट शुड मीट द रिक्वायरमेंट जो अपन को चाहिए। 7, इट शुड बी द बेस्ट प्राइस, ऐसा नहीं महंगे वाले को दे दिया। फिर से 7 चीजें हैं जो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। पहला, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी मेजरेबल, कि आप मेजर कर पाओ कि कितना काम किया है। फिर स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल थिंग, अवॉइड एक्सेस परचेजिंग ऑफ क्वांटिटी, इट शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, इट शुड मीट द रिक्वायरमेंट, इट इज द बेस्ट प्राइस। ये पूरा आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे, याद रखना। फिर से, प्रोसीजर इन मेकिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट, मतलब जैसे आप टेंडर को एक्सेप्ट करोगे तो क्या क्या दिमाग में सोच के एक्सेप्ट करोगे, तो ये 7 चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आ सकता है। परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, अगर अपना कुछ नुकसान होता है तो वो कोई और भर के देता है अपन को, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इसमें 2 पार्टी होता है, याद रखना, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। जो LIC कंपनी है एक एग्जांपल, वो क्या हो गई, इंडेमनीफायर।
एंड अपन इंडेमनिटी होल्डर। अगर अपना कुछ भी नुकसान हो गया तो वो कौन भर के देगा? इंडेमनिटी फायर। प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? अभी बताया, इंडेमनिफायर की होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस हैपनिंग इज कंटिंजेंट, मतलब नुकसान होगा ही जरूरी थोड़ी है, इंसान मरेगा ही जरूरी थोड़ी है। समझ में आया ये वाला चीज? तो मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है, नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंडेमनिफायर कैन नॉट सू द थर्ड पार्टी अनलेस देयर इज एन असाइनमेंट, मतलब एलआईसी कोई थर्ड पार्टी को सू या केस नहीं कर सकती है जब तक असाइनमेंट ना हो। समझा इतना परफेक्टली? ये कीवर्ड्स है जो मैंने आपको बता दिए, ये रहना ही चाहिए आपके आंसर में अगर इंडेमनिटी आया तो। अब उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेक्शन 126। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या होता है समझो। अभी समझ ए और बी है, राइट? अभी ए और बी छोड़ दो, आपको पैसा लेना है मेरे को, मेरे से मेरे को देना है, मैंने आपको एक डेट बोला, बट हो सकता है आपको मेरे पे डाउट है कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक गारंटर को खड़ा कर देता हूँ, और वो गारंटर क्या बोलता है कि भाई देख, अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरे बदले कौन देगा पैसा? गारंटर देगा। एंड वो बिहाफ में आप मुझे पैसा देने को या बिजनेस करने को मेरे साथ तैयार हो जाते हो। तो दिस इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें आप कौन हो गए? क्रेडिटर हो गए। मैं कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर हो गया। एंड जो गारंटी दे रहा है उसको श्योरिटी बोला जाता है। समझ में आया? आप क्रेडिटर, मैं प्रिंसिपल डेटर, और जो बंदा गारंटी दे रहा है मेरे बिहाफ में वो क्या हो जाएगा? श्योरिटी हो जाएगा। समझा? तो देयर आर थ्री पार्टीज, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर्स। इसमें प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होगी चुकाने की? मेरी ही रहेगी। आप सबसे पहले तो मेरे पास ही आओगे लेने के लिए, याद रखना, डायरेक्टली गारंटर के पास मत चले जाना। अगर मैंने नहीं दिया तो उसकी रहेगी, तो प्राइमरी लायबिलिटी मेरी रहेगी, सेकेंडरी लायबिलिटी श्योरिटी की रहेगी। समझ में आया इतना परफेक्टली? श्योरिटी गिव्स कॉन्ट्रैक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, मतलब श्योरिटी आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है जब तक मैंने पैसा नहीं दिया। समझा? तो जब मैं पैसा नहीं दूंगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ चालू रहेगा। वही चीज अगर मैंने आपको पैसा दे दिया तो आप गारंटर के पास जाओगे ही नहीं। समझा इतना परफेक्टली? तो वही चीज बोल रहा है सेक्शन 128, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, यानी अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया तो मुझे देना, तो गारंटर को देना पड़ेगा या श्योरिटी को देना पड़ेगा। समझा परफेक्टली? अब एक और चीज है इसमें सेक्शन 129 जिसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूइंग गारंटी, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के लिए गारंटर नहीं है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब क्या? आप मुझे पैसा दिए, मैं प्रिंसिपल डेटर हो गया, मैंने एक गारंटर को खड़ा किया, अब वो गारंटर आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन में ही बोल रहा है कि भाई देख, इसके साथ धंधा करना है कर, तू जितना भी ट्रांजैक्शन करेगा मैं गारंटर हूं, तो उसको क्या बोला जाता है? कंटिन्यूइंग गारंटी। गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये गारंटी रिवोक कैसे होगी? दो जन इसको रिवोक कर सकते हैं, एक तो गारंटर खुद रिवोक कर सकता है, या तो गारंटर मर गया तो ये रिवोक हो जाएगी। रिवोक मतलब कैंसल। समझा? अब उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, मतलब गारंटर गारंटी दी है ना मेरे बदले, हाँ या ना, तो अब व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच उसकी गारंटी खत्म हो जाएगी, मतलब वो अपने हाथ खड़े कर देगा कि आई एम नो लॉन्गर द गारंटर ऑफ मी। तो 5 चीजें। पहले, बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर, मतलब गारंटर क्या करेगा? आप लोग के पास आएगा और आपको नोटिस दे देगा कि भाई अभी तक आपने जो ट्रांजैक्शन किया, अभी तक किया है उसमें तो गारंटी होगा, अभी से आप जितने ट्रांजैक्शन करोगे मैं उसमें गारंटी नहीं दे रहा हूं, वो सेक्शन 130 बोलता है। फिर अगर उसकी मौत हो गई, डेथ हो गया, तो अलग ही बात है, फिर तो यानी डिस्चार्ज ही हो गया, कहा आप ऊपर जाके उससे मांगने वाले हो पैसा। समझा? फिर उसके बाद बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब उसको गारंटी बनाया था अपने टर्म्स एंड एग्रीमेंट कुछ अलग थे, बट अभी अपन ने क्या किया, आपने और मैंने मिलके, आप क्रेडिटर हो गए, मैं प्रिंसिपल डेटर हो गया, अपन ने मिलकर टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े चेंज कर दिए, एंड इसमें अपन ने गारंटर को अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, तो गारंटर सीधा बोलेगा भाई टर्म्स एंड कंडीशन आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, आई एम नॉट अपडेटेड विद एनी टर्म्स एंड कंडीशन, मेरी गारंटी उधर ही समाप्त हो गई। क्योंकि अपन दोनों का यार नॉर्मली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट इसमें दोनों का कंसेप्चुअली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उसको पता चले टर्म्स एंड कंडीशन में क्या वेरी हुआ है, एज पर सेक्शन 133। फिर 134 प्रिंसिपल डेटर, मतलब क्या? अगर मैंने मेरा पैसा ही चुका दिया तो फिर उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज होगी ना, गारंटी क्या होगी? डिस्चार्ज होगी, खत्म होगी। एंड लास्ट, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, सेक्शन 139, मतलब मैं पैसा नहीं चुका रहा हूं फिर भी आप उसके पास नहीं जा रहे हो फॉर अ रीजनेबल टाइम, देखो पर्टिकुलर टाइम नहीं, रीजनेबल टाइम। अब 3 साल बाद आओगे, जैसे मैंने आज पैसा नहीं चुकाया तो आप 1 या 2 दिन में उसके पास जाओगे, राइट? 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप उसके पास गए नहीं, फिर 5 साल बाद आपको मिला है ना, आप बोल रहे हो कि पैसा चुका नहीं, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपको जाना पड़ेगा। वही चीज अगर आप ओमिट कर रहे हो या नेग्लिजेंस कर रहे हो तो वो गारंटी नहीं होगा। समझा इतना? 5 चीजें, क्रेडिटर को नोटिस दो, या तो गारंटर का डेथ हो गया, वेरिएंस इन टर्म्स एंड कंडीशन,
प्रिंसिपल डेटर ने अपना काम पूरा कर लिया तो डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड लास्ट क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन। द लायबिलिटी, अब ये याद रखना, द लायबिलिटी इज नॉट डिस्चार्ज, मतलब गारंटर की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं रहेगी इफ टाइम इज गिवन टू द प्रिंसिपल डेटर। मतलब मुझे आज आप लोग को पैसा देना था, आज का टाइम डिसाइड था, पर मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया एंड आपने बोला ठीक है और 1 महीना ले ले। अब वो 1 महीने का आपने टाइम एक्सटेंड किया, बट गारंटर जो रहेगा वो 1 महीने बाद भी गारंटर रहेगा। आपने तो मुझे टाइम पीरियड दे दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि गारंटर खत्म हो गया, नहीं, गारंटर की लायबिलिटी रहेगी 1 महीने बाद भी। मतलब अगर आप मुझे टाइम इज गिवन टू द प्रिंसिपल डेटर देन ऑल्सो श्योरिटी की लायबिलिटी रहेगी। समझ में आया इतना परफेक्टली? राइट्स ऑफ श्योरिटी, यानी गारंटर की क्या क्या राइट है। सबसे पहले राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर। मतलब अभी देखो, अगर मैंने पैसा नहीं चुकाया तो आप किसके पास जाओगे? गारंटर के पास जाओगे पैसा लेने के लिए, हाँ या ना? गारंटर तो आपको चुका देगा, बट गारंटर का पहला राइट क्या है? गारंटर वो पैसा मेरे से लेगा, चाहे वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में ले, बट ऐसा नहीं मेरे बदले चुका रहे तो मेरे से फिर पैसा नहीं लेगा, मेरे से वो पैसा लेगा। एंड सेकेंड, सेक्शन 141, राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। मतलब अगर मैंने तुमको कुछ सिक्योरिटी दिया था, तुम मेरे को पैसा दे रहे हो, बिजनेस हो ना, तुम क्रेडिटर हो ना, अगर मैंने कुछ सिक्योरिटी दिया था, अब मैं अगर वो पैसा नहीं चुका रहा हूं, मेरे बदले गारंटर चुका रहा है, तो वही सिक्योरिटी तुम अब गारंटर को दे दोगे। समझ में आया? एंड जब मैं उसको रिटर्न करूंगा वो पैसा, तो वो सिक्योरिटी गारंटर मेरे को रिटर्न दे देगा। गारंटर नहीं बोलना, मैं बार बार गारंटर यूज कर रहा हूँ, आप श्योरिटी बोलोगे बार बार। समझा इतना परफेक्टली? इनवैलिड गारंटी क्या होता है? अगर मैंने गारंटी किया है बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्रेडिटर ही पता नहीं क्या है, प्रिंसिपल डेटर ही पता नहीं, या गारंटर भी मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो वो इनवैलिड गारंटी हो जाएगा। एंड 143, गारंटी बाय कंसीलमेंट, अगर कुछ चीज छुपा है मैंने गारंटर से तो वो गारंटी इनवैलिड होगी। एंड लास्ट, कोश्योरिटी, सेक्शन 144, मतलब अगर दो या उससे ज्यादा जन गारंटी दे रहे तो उसको कोश्योरिटी बोला जाता है, उनकी लायबिलिटी इक्वली रहेगी। परफेक्ट विद दिस? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे जन मिस करके जाते हैं या समझते ही नहीं है, क्या? बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। ये याद रखना, बहुत सारे जनों को ये कंफ्यूज होता है, और ये 9 मार्क के लिए आया भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। अब एक चीज बता देता हूँ, जब आप डिफरेंस लिखोगे ना बेलमेंट एंड प्लेज में, टी फॉर्मेट नहीं लिखना। टी फॉर्मेट मतलब क्या कि बेलमेंट, प्लेज और पॉइंट्स जैसे मॉड्यूल में दिया नहीं लिखना। प्रोफेशनल लेवल में आपको पैराग्राफ फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा। अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट पे नहीं लिखोगे तो वो चेक नहीं, मतलब सीधा 0 दे देगा आपको। टी फॉर्मेट इज नॉट अलाउड। समझ में आया इतना परफेक्टली? अब लास्ट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, 10-15 मिनट और ध्यान दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से तोड़ हो जाएगा इसका। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 148, मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। देखो, सेक्शन 148 बोलता है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ पर्पस, एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश गुड्स विल बी रिटर्न। मतलब क्या होता है? अभी समझो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ, अभी जैसे अपने नेबर्स होते हैं, नेबर्स कभी कभी अपने से कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हैं, जैसे बर्तन मांगने आ जाते हैं या खाना बनाने का कोई सामान मांगने आ जाते हैं, हाँ या ना? तो अपन उसको क्या देते हैं? वो सामान दे देते हैं, एंड जैसे ही उसका पर्पस फुलफिल हो जाता है वो अपन को सामान रिटर्न दे देता है, हाँ या ना? या तो कोई फ्रेंड को पेन दे दिया, पेंसिल दे दिया 2 मिनट, 5 मिनट या 1 दिन के लिए, एंड जैसे पर्पस फुलफिल हुआ वो पेन अपन ने क्या कर दिया? रिटर्न ले लिया। तो वो प्रोसेस को बोला जाता है बेलमेंट। समझ में आया? फ्रेंड वाला एग्जांपल याद रखो, अपन ने फ्रेंड को पेन दिया, वो जैसे ही फुलफिल हो गया उसने अपन को क्या किया? वो रिटर्न दे दिया। फिर से, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ पर्पस, एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश। फॉर अ पर्पस मतलब क्या? उसको लिखना था, एंड जैसे ही उसने, और अपन ने वो पेन डिलीवर किया, एंड जैसे ही उसका पर्पस फुलफिल हो गया, द गुड्स विल बी रिटर्न। समझ में आया? इसमें पैसे का कुछ नहीं है। 2 पार्टी होते हैं, बेलर, बेली। बेलर मतलब क्या? पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स। मतलब ये केस में मैं अगर आपको पेन दे रहा हूं तो मैं बेलर हो गया। टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड मतलब आप क्या हो गए? बेली हो गए। मैं बेलर हो गया, आप बेली हो गए। एसेंशियल्स, इसमें डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स मतलब पेन होना चाहिए। सेकंड, कोई पर्पस के लिए होना चाहिए। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि भाई जैसे ही पर्पस फुलफिल होगा आप मेरे को वो पेन क्या करोगे? रिटर्न दोगे। समझ में आया? अब ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या है इसमें? बेलर कौन हुआ? यहाँ पे मैं हुआ जो पेन दे रहा है, उसका ड्यूटीज क्या हुआ? टू इन्फॉर्म डिफॉल्टिंग गुड्स, यानी अगर पेन कहीं से लीक हो रहा है तो मुझे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर मैंने इन्फॉर्म नहीं किया तो आप लायबल नहीं होगे अगर पेन का कुछ भी नुकसान हुआ तो। समझा इतना परफेक्टली? सेक्शन 154 क्या बोलता है? इफ बेली, बेली मतलब आप,
इफ बेली मेक्स यूज ऑफ द गुड्स ही विल कंपेंसेट, मतलब मैंने आपको सिर्फ रखने के लिए सामान दिया था, समझा? अब आपको यूज करना नहीं था, बट अगर आपने यूज कर दिया वो भी मेरे को बिना पूछे, तो आप वो जो यूज किया है उसका पैसा आप मेरे को चुकाओगे, आप कंपेंसेट करोगे। 159 रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स। 160 रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स ऑन टाइम। अब देखो 159 क्या बोलते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स। जैसे ही पर्पस फुलफिल हो गया, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे गुड्स रिटर्न दोगे। समझ में आया? 160 रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स मतलब रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन टाइम, मतलब टाइम पे दोगे। जो डेट अपने में फिक्स हुआ था, 1 महीना 2 महीना, पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं, आप वो रिटर्न मुझे दोगे। 168 फाइंडर ऑफ द गुड्स। अब एक चीज याद रखना, इसमें केस लॉ भी आ सकता है। फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज नो राइट टू सू द ओनर फॉर कंपेंसेशन या एक्सपेंसेस। मतलब अगर मेरे को कुछ चीज मिला और अगर मैं उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, मतलब अपने आप से वॉलंटरीली कुछ खर्चा कर रहा हूँ ताकि वो गुड्स आपको अवेलेबल हो जाए, तो इन दिस केस ये मेरे राइट्स नहीं है कि मैं आपसे कंपेंसेशन ले सकता हूँ। समझ में आया? बट वही चीज अगर उसने आपने इनाम घोषित किया था वो गुड्स में, तो मेरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फुल लाइबिलिटी है कि मैं आपसे वो रिवॉर्ड कलेक्ट करूंगा। अगर रिवॉर्ड किया है आपने तो वो मुझे मिलना चाहिए, रिवॉर्ड नहीं किया और मैंने वॉलंटरीली अगर कुछ खर्चा किया है तो मेरा कोई भी राइट नहीं है, कोई भी हक नहीं बनता कि आपसे पैसा लूँ। नो डाउट मैंने खर्चा किया है, केस लॉ में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, खर्चा मैंने किया है, वॉलंटरीली किया है ना, तो अब मैं वो आपसे रिटर्न नहीं ले सकता हूँ, यानी वो पैसा रिटर्न नहीं ले सकता हूँ। समझ में आया? ये केस लॉ में याद रखना। क्या बोला? फाइंडर ऑफ द गुड्स, अगर रिवॉर्ड हुआ तो मैं आपसे लेना मेरा हक है, वही चीज आपने वॉलंटरीली कुछ किया तो मैं आपसे वो नहीं ले सकता हूँ। समझा इतना परफेक्टली? अब वही चीज प्लेज में क्या होता है, 172 याद रखना। प्लेज इज ऑल्सो अ बेलमेंट ओनली। मतलब क्या, मैं आपको एक गुड्स लाके दूंगा फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे पर्पस फुलफिल हो गया आप वो मुझे गुड्स रिटर्न दे दोगे, बट इसमें पर्पस क्या होगा? पैसा गिरवी रखना। जो अपन देखो बेलमेंट पे कोई गिरवी नहीं रखा गया है कुछ, जैसे सोना गिरवी रखना, मैं आपको सोना ला के देता हूँ, गिरवी रखता हूँ, आप मुझे पैसा दे दोगे, जैसे मैंने वो पैसा आपको रिटर्न दिया आप मुझे मेरा सोना रिटर्न दोगे, उसको क्या बोला जाता है? प्लेज। तो प्लेज भी बेलमेंट जैसा ही होता है। प्लेज सेम है, माल देने का स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो जैसे फुलफिल हो गया वो रिटर्न दे दो, सेम। बट प्लेज में क्या आता है? फॉर सिक्योरिटी या डेट। समझ में आया डिफरेंस? तो सेम होता है, प्लेज में दो जन होते हैं, पॉनर पॉनी, सेम चीज। पॉनर कौन हो गया? बेलर, मतलब मैं। पॉनी कौन हो गए? आप, बेली। सेक्शन 175 ये याद रखना। बेलमेंट ऑफ गुड्स यानी क्या मतलब लिखोगे? इट इज बेलमेंट ऑफ गुड्स ओनली बट हैज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। जैसे पैसा चुका दोगे आपको मिल जाएगा आपका सामान। समझा इतना परफेक्टली? सेक्शन 175 पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। पॉनी मतलब आप लोग, समझा? अगर मेरा माल मैंने आपको गोल्ड दिया रखने के लिए, अब जब तक मैं पैसा नहीं देता वो गोल्ड तो आपके पास ही है, हाई है ना? तो अगर वो गोल्ड रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा आपका हो रहा है तो यू हैव द राइट कि आप वो मेरे से ले सकते हो। समझ में आया इतना परफेक्टली? फिर अगर मैंने आपने बोला 2 महीने 3 महीने में भाई रिटर्न ले लेना, अगर वो टाइम फुलफिल हो गया एंड फिर भी अगर मैं पैसा नहीं चुका रहा हूँ, आपको एक नोटिस दोगे कि भाई टाइम हो गया, देखो अभी पैसा चुका दो, फिर भी मैं नहीं चुका रहा हूँ तो मैं आप पहले सबसे पहले मेरे पे केस करोगे, और फिर भी नहीं कर रहा हूँ तो यू हैव द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। हाँ, सीधा सिक्योरिटी जो मैंने दिया है यानी सोना दिया है वो आप सेल कर दोगे। समझ में आया इतना परफेक्टली? तो ये था डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। प्लेज इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट ओनली बट इट इंक्लूड्स सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। एंड लास्ट आता है सेक्शन 182 एजेंसी। पर्सन, एजेंसी मतलब क्या? मेरा काम मैं किसी और से करवा रहा हूँ मेरे बिहाफ में, उसको एजेंसी बोला जाता है। पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर इज एन एजेंट। मैं किसी और को बोल रहा हूँ कि भाई ये काम करते, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएगा। मैं हो जाऊंगा प्रिंसिपल। पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन इज अ प्रिंसिपल। इसमें लाइबिलिटी दोनों की रहती है, एजेंट कुछ भी करेगा तो प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा मैं नहीं कर सकता भाई मैंने तो नहीं किया ना, एजेंट ने किया ना, एजेंट को देखना ही, मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही रहेगा। समझ में आया इतना? अ पर्सन में बी एन एजेंट, अगर इसमें कंडीशंस ऑफ एन एजेंट, वो मेजर है, साउंड माइंड का है, मतलब सही सलामत, यानी दिमागी संतुलन हिला हुआ नहीं है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी, ये अपन ने नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सेप्शन था, एजेंसी। एंड लास्ट अथॉरिटी ऑफ एजेंट इज एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, मतलब बाय एक्शन हो सकते हो आप एजेंट, या तो लिखत पढ़ी हो सकते हो या ओरली हो सकते हो। समझा इतना परफेक्टली? सेक्शन 191 सब एजेंट, मतलब अगर मैंने किसी बंदे को एजेंट अपॉइंट किया, वो अपने अंडर एक और एजेंट अपॉइंट कर सकता है, ए टू बी टू सी,
तो मेरे लिए तो बी वाला है। देखो अगर सी को आई एम ए, मैंने एक बंदे को अपॉइंट किया राम को, राम ने श्याम को अपॉइंट किया, तो वो सब एजेंट हो गया, हाँ या ना। अब राम कुछ भी करेगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल होगा, मेरे को तो श्याम से लेना देना भी नहीं है, क्योंकि उसको अपॉइंट किसने किया, राम ने किया। तो श्याम का जो भी एक्ट है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, राम रिस्पॉन्सिबल होगा, बट मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। समझ में आया इतना परफेक्टली। एंड लास्ट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, मतलब एजेंसी खत्म कैसे हो सकती है। बिजनेस ऑफ एजेंसी इज कंप्लीट, यानी कि अपना जो बिजनेस था जिसकी वजह से मैंने तुमको एजेंट बनाया था वो कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट, प्रिंसिपल या एजेंट डाई, यानी अपन दोनों में से कोई मर गया या तो फिर कोई अनसाउंड माइंड हो गया। परफेक्ट, राइट। अभी सुनो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें याद रखना कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ना है। मैंने ट्राई किया है एवरी प्रोविजन जो भी कॉन्ट्रैक्ट के थे वो आपको बताने के लिए, सिंपल करने के लिए। एंड मैंने बहुत सारी चीजों में कीवर्ड्स और लास्ट ईयर कितने मार्क्स का आया था वो भी बताया गया। परफेक्ट। तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट का मैराथन आज यही खत्म होता है। मैंने फुल ट्राई किया कि आपको एकदम इजी वे में समझाऊं। एंड अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान मिला है तो प्लीज हमको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एंड अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। थैंक यू।